नमस्कार, स्वागत आप सभी का एजुकेशन चैनल में। जैसा कि आप देख रहे हैं लोक वाद्य यंत्र, यानी आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अक्सर एग्ज़ाम में इससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वाद्य यंत्रों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो वाद्य यंत्र है उनको 4 भागों के अंदर हम बांट देते हैं। जैसे कि ताड़ जो लगे हुए वाद्य यंत्र हैं, दूसरा धातु से बनने वाले जो वाद्य यंत्र हैं उसके बारे में हम बात करेंगे, फूंक से बजाए जाने वाले जो वाद्य यंत्र हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे, और चौथे नंबर पर हम बात करेंगे चमड़े से बनने वाले वाद्य यंत्र। ये सारे के सारे जो वाद्य यंत्र हैं वो संगीत में काम आते हैं। आप जानते हैं कि हमारे जीवन में संगीत का कितना महत्वपूर्ण स्थान है, और संगीत के बिना अगर देखा जाए तो जीवन नीरस सा है। वाद्य यंत्रों का प्रयोग प्राचीन काल से ही चला आ रहा है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर हम सभ्यताओं की अगर बात करें तो आपके जो चारों वेद है उनमें से एक है सामवेद। ये पूरा का पूरा संगीत से ही संबंधित है। अगर मैं ये कहूँ कि हमारे जीवन में से अगर संगीत को हटा दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा, यानी आप जब कभी उदास होते हैं तो जाहिर सी बात है, आप बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो संगीत को सुनते हैं, यानी बहुत ज़्यादा अगर कोई डिप्रेशन में है तो वो संगीत को सुनेगा तो फिर से उसके अंदर नई काम करने की जो ऊर्जा है, स्फूर्ति है, वो आ जाती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हमारे जीवन का जो सुर है, ताल और लय जो बनती है वो बनती है संगीत से। और संगीत किससे उत्पन्न होता है? इन वाद्य यंत्रों के द्वारा ही संगीत उत्पन्न होता है। यानी आप ये कहें कि जो गीत है वो संगीत के बिना अधूरा है। यानी आप समझें इस बात को कि जो गीत है वो संगीत के बिना अधूरा है, और संगीत जो है वो वाद्य यंत्रों के बिना अधूरा है। यानी संगीत क्या है? यानी गीत के संग जो रहे वो क्या है? संगीत है। आप इस बात को भी देखें कि अलग अलग वाद्य जो यंत्र हैं वो चाहे शादी ब्याह हो, चाहे हमारे भजन कीर्तन हो, और चाहे हम भगवान की स्तुति करते हैं, मंदिरों में जब हम जाते हैं तो वहाँ पर भी इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप कोई भजन गा रहे हैं या किसी भजन संध्या में आप कहीं गए हैं, वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई वाद्य यंत्र नहीं है, सिर्फ एक व्यक्ति बैठ कर के भजन गा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आप वहाँ पर उस भजन को सुनने के लिए ज़्यादा देर तक रह पाएंगे। आपको मज़ा नहीं आएगा जब तक उसमें ढोलक, बाजा, तबला, मंजीरा और ये सब नहीं बजेंगे, तब तक आपको लगेगा कि ये मज़ा नहीं आ रहा। ये जो व्यक्ति है वो इतनी देर से जो गला फाड़ फाड़ करके भगवान के बारे में जो बात कर रहा है या उनके जो भजन गा रहा है उसमें मज़ा नहीं आएगा। या आपने कभी ये देखा हो कि आप कोई फिल्म देखने जाते हैं और उस फिल्म में एक नायक है जो सिर्फ अपना मुंह हिला रहा है, लेकिन उसके अंदर संगीत नहीं है, तो आप ये कहेंगे कि कैसी बोरिंग पिक्चर है कि इसके अंदर ना तो कोई म्यूज़िक अच्छा है, ना इसके जो गाने के जो बोल हैं वो अच्छे हैं, और इसके अंदर जो म्यूज़िक है वो भी ठीक सा नहीं है। जैसे कि आप देखते हो फिल्म जब हम देखने जाते हैं तो बैकग्राउंड म्यूज़िक होता है, उस म्यूज़िक से ही उस फिल्म की जो स्टोरी है वो आगे खिंचती है। यानी आप ये कह सकते हैं कि इन वाद्य यंत्रों का हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, और इसके बिना ऐसा लगता है कि ये जो जीवन है वो नीरस सा है। आपने कभी देखा होगा कि जब पंजाबी जब डांस होता है तो उसमें जो भांगड़ा करते हैं और उसके अंदर जो ढोल बजाया जाता है, उस ढोल की जो तान है उसी से ही अच्छे अच्छे, यानी जो ऐसे व्यक्ति जिन्हें डांस नहीं आता है वो भी थिरकने पर मजबूर हो जाते हैं। या कभी आपने देखा होगा कि कहीं पर बारात जा रही होती है तो उसमें बड़े बड़े बाजे होते हैं, फिर आपको उस वक्त शर्म नहीं आती कि सड़कों पर जो लोग जो हैं वो उस बाजे के साथ, उस ड्रम के साथ नाच रहे होते हैं, उनकी ताल पर थिरक रहे होते हैं। तो मेरा समझाने का मतलब यही है कि जो ये वाद्य यंत्र हैं उनका हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इस बात को आप अच्छी तरीके से समझें। अब बात ये करें कि वाद्य जो यंत्र हैं
उनको हम 4 भागों में बांटते हैं। जैसा मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया कि तार लगने से जिन वाद्य यंत्रों के अंदर तार लगे हुए होते हैं वो वाले वाद्य यंत्र होते हैं। धातु से बजने वाले जो यंत्र होते हैं वो भी वाद्य यंत्र के अंदर आते हैं, और फूंक से बजने वाले वाद्य यंत्र वो भी वाद्य यंत्रों की श्रेणी में ही आएंगे। और एक चमड़े से जिसके ऊपर चमड़ा मढ़ा जाता है वो वाले जो वाद्य यंत्र हैं वो भी संगीत देने के लिए काम में आते हैं। तो मेरा यहाँ पर आप सबको ये बताना है कि ये जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट की हम बात कर रहे हैं, वाद्य यंत्रों की बात करें, हम हर रोज़ देखते हैं, हम बचपन से इन्हें देखते हुए आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम इनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते या हम जो है इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। लेकिन आज हम इन्हीं वाद्य यंत्रों के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत इम्पोर्टेंट ये आपका टॉपिक है और अक्सर एग्जाम में इससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो आपके बनते हैं। आपकी सुविधा के लिए वाद्य यंत्रों का मैंने एक पूरा का पूरा चार्ट बनाया हुआ है, एक इंडेक्स बनाई हुई है जिसमें इनका पूरा का पूरा वर्गीकरण जो है वो अलग अलग करके दिखाया गया है। सबसे पहले हम तत्व वाद्य यंत्रों के बारे में बात करेंगे, जिसमें एक तारा, दो तारा, चौतारा, जंतर, तंदूरा, सारंगी, चिकारा, रावण हत्ता, कमांचा, भपंग, अपंग, रवास और रबाब और दुका का है। इसी तरह से यहाँ पर आप देखिए धातु से बजने वाले, यानी जिसमें जो वाद्य यंत्र किसी धातु के बने हुए होते हैं उनको आपस में जब मिला करके बजाया जाता है तो एक वाद्य यंत्र यानी एक आवाज़ जो उत्पन्न होती है उसके बारे में है। जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे झांझ है, झालर है, रमझोला, मंजीरा, थाली, करताल, खड़ताल, घंटा, चिमटा। तो इस तरह के जो ये वाद्य यंत्र हैं उनको हम हर रोज़ देखते हैं। हर रोज़ हमारी नज़रों के सामने ये जो वाद्य यंत्र है वो आते हैं, लेकिन हम कभी कभी इतना ध्यान नहीं देते इन वाद्य यंत्रों के बारे में। इसी तरह से यहाँ पर सुशीर यानी कि फूंक से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों के बारे में है। जैसे शंख, बांसुरी है। शंख आपने देखा होगा भगवान विष्णु से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। बांसुरी जैसे भगवान श्री कृष्ण बहुत अच्छे बांसुरी वादक रहे हैं। शहनाई है। इसी तरह से पुंगी है, अलगोजा, मोरचंग, बहुत सारे वाद्य यंत्र हैं जिनका की प्रयोग होता है। और बहुत सारे वाद्य यंत्र ऐसे भी हैं जो हमने शायद कभी नहीं देखे। और इसी तरह से चमड़े से बनने वाले वाद्य यंत्र भी होते हैं, जिसमें चंग है, खंजरी है, डफ है, ढोलक होती है, मृदंग होती है, नगाड़ा है, भपंग है। तो इस तरह के जो वाद्य यंत्र हैं, इन वाद्य यंत्रों में एक और चमड़ा लगाया जाता है या दोनों तरफ भी चमड़े लगा करके जो वाद्य यंत्र है वो बजाया जाता है, तो वो चमड़े से बनने वाले वाद्य यंत्र होते हैं। यहाँ पर इन पूरा का पूरा जो इंडेक्स है उसके अंदर मैंने इनका वर्गीकरण किया है। आप आराम से इससे देख लेना वीडियो को और रोक करके देख लेना कौन कौन से जो वाद्य यंत्र हैं वो किस किस श्रेणी में आते हैं। तो सबसे पहले आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे तार लगे हुए वाद्य यंत्रों के बारे में। तथ्य वाद्य यंत्र के अंदर हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं इकतारा। इसका चित्र मैंने बनाने की कोशिश की है और हम और आगे भी इसके चित्र को देख लेंगे। तो इकतारा जो है बहुत प्राचीन वाद्य यंत्र है। जैसा कि एक गोल तुम्बा होता है, उसके ऊपर बकरे के चमड़े से मढ़ करके ये बनाया जाता है। फिर एक बांस जो तुम्बा होता है उसके अंदर एक बांस की लंबी डंडी फंसा दी जाती है और ऊपर एक खूंटी पर तार बांध दिया जाता है। इस तार को उंगली से ही बजाया जाता है, एक हाथ से भी ये बजाया जा सकता है। इम्पोर्टेंट है, इसे बोलते हैं इकतारा क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक ही तार है। कालबेलिया, नाथ और साधु सन्यासी जो हैं इस वाद्य यंत्र को काम में लेते हैं। कौन कौन से लोग जो है इसको बजाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, कालबेलिया, जो नाथ हैं या फिर जो साधु सन्यासी हैं। आपको याद होगा कि मीराबाई इकतारे को बजाती थी, यानी कि जब भी वो भगवान श्री कृष्ण के मंत्र मुग्ध होकर के भजन गाया करती थी तो एक हाथ में उनके इकतारा ही हुआ करता था। ये चित्र
जो आप देख रहे हो हम बचपन से देखते आ रहे हैं और कई जगह आप लोगों ने इसे देखा होगा, जिसमें मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के मंत्रमुग्ध होकर के जब भजन गाया करती थी तो साथ में एक तारा बजाया करती थी। अब देखिए ये एक तारा जो है जिसमें कि एक तार लगा हुआ है, इसकी जो गोल तुम्बा है उसके ऊपर बकरे के चमड़े से मंड करके ये मनाया जाता है और एक बांस की लंबी डंडी इसमें फंसा करके एक तार जो है ऊपर खूंटी पे बांध दिया जाता है। इसे एक उंगली से ही बजाया जाता है। इसमें आपको कुछ और ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं होती और ये कहलाता है इकतारा। हमने कई बार देखा है लेकिन कभी भी हम किसी भी वाद्य यंत्र को इतना गौर करके नहीं देखते कि इसकी क्या विशेषता है। तो ये जो वाद्य यंत्र है जो मीराबाई के हाथ में है वो इकतारा कहलाता है। और सबसे ज़्यादा जैसे कि नाथ, साधु, सन्यासी या कालबेलिया, ये जो व्यक्ति हैं वो इस वाद्य यंत्र को काम में लेते हैं, बजाने के काम में लेते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है वो है सारंगी। सारंगी जो बनाई जाती है किस पेड़ की लकड़ी से बनाई जाती है, इसकी क्या विशेषता है, इसके बारे में देखते हैं कि सारंगी जो है सागवान, केर और रोहिड़ा के पेड़ की लकड़ी से बनाई जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है ये है कि इसके अंदर 27 तार होते हैं। देखिए इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सारंगी यानी सा से बनता है सारंगी और स से बनता है 27, यानी कि इसके अंतर्गत जो तार लगे हुए होते हैं वो कितने होते हैं, 27 तार होते हैं। साथ ही साथ इसके जो तार जो बनते हैं वो बकरे की आंत के बनते हैं और जिससे ये बजाई जाती है यानी वो गज जो है जिसके द्वारा इसे बजाई जाती है उसमें घोड़े के पूंछ के बाल बंधे होते हैं। अब सारंगी की तरह ही और कौन कौन से वाद्य यंत्र हैं जो इसी की तरह दिखते हैं, जैसे कि कमांचा है, सुरिंदा है और चिकारा जो वाद्य यंत्र है वो भी इसी की तरह दिखते हैं। सारंगी का जो प्राचीन नाम है वो सारिंदा है। आप याद रखें कई बार एग्जाम में इससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं कि सारंगी का प्राचीन नाम क्या है, सारिंदा है। साथ ही साथ बहुत इम्पोर्टेंट जो प्रश्न बनेगा वो ये है कि इसके अंदर तार जो होते हैं वो कितने होते हैं। तो सा से सारंगी है और सा से 27 इसके अंतर्गत तार होते हैं, ये आप याद रखें। इसके जो तार जो होते हैं वो बकरे की आंत के होते हैं और जो इसकी गज होती है जो बजाने की लकड़ी नुमा होती है उसमें घोड़े की पूंछ के जो बाल हैं उससे इस सारंगी के जो तार हैं उनको बजाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो ये टॉपिक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब ये दिखने में कैसी दिखती है उसके बारे में हम बात करते हैं। ये जो चित्र है जिसके अंदर आप देख रहे हो ये सारंगी का चित्र है। शायद हो सकता है आपने इसे बजाते हुए किसी कलाकार को देखा हो और इसकी धुन जो है वो सुनी हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सारंगी है वो सागवान, केर और रोहिड़ा के जो पेड़ हैं उसकी लकड़ी से ये बनाई जाती है। और आप देख रहे हो सामने की तरफ से इसमें जो ये तार हैं इसकी जो विशेषता है वो इनके तारों से बनती है कि इसमें 27 तार होते हैं। और जो इसके जो तार हैं ये 27 जो तार हैं वो बकरे की आंत के होते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप देख रहे हो तो ये गज है, एक लकड़ी नुमा होती है और इसके अंदर जो ये जो बाल हैं वो घोड़े की पूंछ के बाल होते हैं जिसको बोलते हैं गज। और इससे इन तारों को बजाया जाता है, कई बार आपने इन्हें देखा होगा। और इम्पोर्टेंट है सारंगी। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे कमांचा। जैसा कि पहले हमने सारंगी जब के बारे में पढ़ा था तो सारंगी के समान दिखने वाले कौन कौन से वाद्य यंत्र थे उसके बारे में हमने पढ़ा कि सारंगी के समान दिखने वाला है कमांचा, ये सारंगी के समान दिखता है। साथ ही साथ सुरिंदा, ये भी सारंगी के समान ही दिखाई देता है, देखने में ऐसा लगता है कि सारंगी जैसा ही है। और तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे चिकारा, ये भी सारंगी के समान ही दिखने वाला वाद्य यंत्र है। यहाँ पर हम कमांचा की बात करते हैं और इसे बजाने के लिए 27 तार वाली गज को काम में लेते हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखें कि 27 तार लगे होते हैं वो होती है सारंगी।
लेकिन यहाँ पर इस गज में यानी कमांचा को बजाने के लिए जो गज काम में ली जाती है उसमें 27 तार होते हैं। ये बात कंफ्यूज करने वाली हो सकती है आपके लिए, तो आप ज़रूर ये ध्यान रखें कि इसके अंदर यानी कि जो कमांचा का जो गज होती है जिससे कि उसे बजाया जाता है उसके अंदर 27 तार लगे हुए होते हैं। और ये 1.5 फुट चौड़ी होती है, यानी सारंगी के समान ही होती है, 1.5 फुट चौड़ी होती है। एक गोल तबली नुमा होती है, उस पर चमड़ा मढ़कर जो है इसे बनाया जाता है। इसका चित्र भी हम देखेंगे तो आप इस बात को ध्यान रखें कि जो कमांचा है वो इसकी जो गज है उसमें 27 तार लगे हुए होते हैं। सारंगी के समान करीब ये 1.5 फुट चौड़ी होती है, गोल तबली नुमा होता है, उस पर चमड़ा मढ़ करके इसको तैयार किया जाता है। और इसकी जो गज होती है जिससे कि इसे बजाया जाएगा उस गज के अंदर 27 तार लगे हुए होते हैं। ये चित्र जो आप देख रहे हो ये कमांचा की है, यानी कि ये भी सारंगी की तरह ही खड़ी करके इस तरह से बजाया जाता है। और इसमें जो गज होती है उसमें उस गज में जिससे कि इसको बजाया जाएगा, इसके तारों को बजाया जाएगा, उसमें 27 तार लगे हुए होते हैं। ये इम्पोर्टेंट है और मागणियार जो जाति है उसके द्वारा इसे बजाया जाता है। चौथे नंबर पर हम बात करते हैं चिकारा वाद्य यंत्र की। किस लकड़ी से ये बनाई जाती है और इसमें कितने तार होते हैं, इसकी क्या विशेषता है, दिखने में ये कैसी लगती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चिकारा जो वाद्य यंत्र है वो केर की लकड़ी से बनता है। केर के का जो पेड़ होता है उसकी लकड़ी से क्या बनता है, चिकारा। जैसा कि हमने सारंगी के बारे में बताया था कि सारंगी जब बनाई जाती है तो उसमें सागवान, केर और रोहिड़ा के पेड़ की लकड़ी को काम में लिया जाता है। यहाँ पर हम चिकारा की बात कर रहे हैं और इसकी जो ये चिकारा वाद्य यंत्र है ये बनता है कौन सी पेड़ की लकड़ी से, तो वो है केर। इसकी विशेषता क्या है कि इसमें 3 तार होते हैं, गज की सहायता से ही इसे बजाया जाता है। और चिकारा का जो एक सिरा होता है, यानी ऊपर आप देखेंगे तो खड़ा करके जब हम देखेंगे तो ऊपर पर एक इसका जो सिरा होगा वो प्याले के आकार का होगा। ये इसकी विशेषता है, दिखने में ये कैसा लगता है उसके बारे में बात करेंगे। और याद रखें आप, चिकारा जो वाद्य यंत्र है वो सबसे पहली बात केर की लकड़ी से ये बनता है और इसके अंदर 3 तार होते हैं, गज की सहायता से इसे बजाया जाता है। ये इसकी विशेषता हो गई। और इसकी पहचान के लिए देखें तो एक सिरे पर प्याले का एक नुमा एक आकार लिए हुए होता है और बजाया जाता है मेव और गरासीन के द्वारा। अगला जो वाद्य यंत्र है वो है सुरिंदा। बहुत ही खूबसूरत इसकी जो बनावट है वो होती है। और किस पेड़ की लकड़ी से ये बनता है, तो ये है रोहिड़े का जो पेड़ होता है उसकी लकड़ी से ये बनता है सुरिंदा। गज की सहायता से बजाया जाता है और इसके ऊपर घुंघरू बंधे हुए होते हैं और हाथ की जो ठुमक है उसके साथ में ये जो घुंघरू है वो बजते हैं। बहुत ही अच्छा संगीत जो है इसमें से निकलता है। तो याद रखें सुरिंदा जो है वाद्य यंत्र है, तार इसके अंदर लगे हुए होते हैं, साथ ही साथ ये रोहिड़े की पेड़ की जो लकड़ी है उससे ये बनाया जाता है। बड़ी खूबसूरत इसकी जो है आकृति होती है। अगला जो वाद्य यंत्र है वो है रबाब। सारंगी के समान ही ये होता है और इसके अंदर इसकी जो मुख्य विशेषता है वो है 4 मुख्य तार जो हैं वो इसके अंदर लगे हुए होते हैं। इसका चित्र भी हम देखेंगे। और अगला जो वाद्य यंत्र है उसके बारे में और हम बात कर लेते हैं, रवाज। अगला जो वाद्य यंत्र है वो है रवाज। इसकी क्या विशेषता है, जैसा कि देखा आपने सारंगी की तरह ही होता है ये वाला वाद्य यंत्र भी। 12 तार जो हैं इसके अंदर लगाए जाते हैं और नाखूनों की सहायता से बजाया जाता है रवाज को। इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि इसमें गज जो है वो काम में नहीं लेते। गज जैसा कि मैंने आपको बताया लकड़ी होती है, पतली लंबी सी लकड़ी होती है, उसमें एक घोड़े की पूंछ के बाल लगे हुए होते हैं या किसी और के भी जो आजकल कई बार आपने देखा होगा प्लास्टिक की जो डोरी है वो भी कई बार बजाने के लिए काम में ले लेते हैं।
तो इस तरह से ये इसके अंदर जो विशेषता है रवाज की, कि इसमें गज जो है वो काम में नहीं लेते, यानी कि इसे साधारण नाखूनों की सहायता से भी बजाया जाता है। 12 तार इसके अंदर लगे होते हैं और ये जो वाद्य यंत्र है वो सारंगी की तरह ही जो है दिखाई देता है। इस चित्र में आप देख रहे हैं रबाब, जैसा कि मैंने बताया सारंगी के तरह ही ये दिखाई देता है और इसमें 4 जो तार होते हैं वो मुख्य होते हैं। ये इसकी विशेषता है रबाब की, कि ये कैसा दिखाई देगा तो ये आपको बिल्कुल सारंगी की तरह ही दिखाई देगा। यहाँ पर तार जो है, इसकी जो विशेषता है वो तारों की है कि इसमें 4 जो है वो मुख्य तार जो हैं लगे हुए होते हैं। तो रबाब दिखाई कैसा देगा, सारंगी के समान ही आपको दिखाई देगा और इसे बजाया भी खड़े रूप में जाता है। और इसके अंदर जो इसकी जो विशेषता है वो है 4 इसके अंदर मुख्य तार जो है लगे हुए होते हैं। अगला इम्पोर्टेंट है वाद्य यंत्र जंतर। कैसा दिखाई देगा, इसकी क्या विशेषता है और कैसे ये बजाया जाता है और किन व्यक्तियों के द्वारा इसे जो है काम में लिया जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जंतर, इसका जो आरंभिक रूप है वो कह सकते हैं कि वीणा का जैसा दिखाई देता है। आपने वीणा देखी होगी, माँ सरस्वती की गोद में जो वीणा है उसे आपने कई बार देखा होगा। और वीणा को कई लोगों ने हो सकता है स्पष्ट रूप से कभी देखा हो किसी इंस्ट्रूमेंट की दुकान पर, तो वीणा कैसी दिखाई देती है। इस तरह इसमें कितने तार होते हैं, इसकी क्या विशेषता है, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। कि इसके अंदर 5 या 6 तार होते हैं, यानी जो जंतर है उसके अंदर 5 या 6 तार होंगे। वीणा के समान 2 तुम्ब वाला ये एक वाद्य यंत्र होता है और इसे गले में लटका करके और खड़े होकर के बजाया जाता है। देखिए जंतर जो वाद्य यंत्र है इसे कैसे बजाएंगे, गले में लटका करके खड़े होकर बजाया जाता है, क्योंकि दोनों ओर से, दोनों सिरों पर इसके दोनों ओर मटके नुमा कुछ बड़े बड़े से आप अगर इसका चित्र देखेंगे तब आपको पता चलेगा 2 घड़े नुमा होता है, बीच में एक लकड़ी होती है, उसके ऊपर ये तार होते हैं और उस तरह से ये बजाया जाता है। आपको याद करने के लिए ज़रूरी है, इसको पहचान करने के लिए ज़रूरी है कि इसका आरंभिक रूप कैसा होगा, वीणा जैसा। और सबसे बड़ी बात जो है, ये जंतर का जो प्रयोग किया जाता है वो बगड़ावतों की कथा कहने के लिए गुजर भोपों के द्वारा ये बजाया जाता है। अब हम इसके चित्र को देख लेते हैं ताकि आपको ये जंतर वाद्य यंत्र है वो आराम से आपको समझ में भी आएगा और आप इसे आसानी से याद भी कर सकेंगे। ज़्यादा जो है भूलने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको ये हमेशा के लिए याद रह जाएगा। माँ सरस्वती का ये चित्र है, इसको आपने और हमने कई बार देखा है और इनके हाथों में आपने देखा ये वीणा है। यहाँ पर बात वीणा की नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हम जंतर वाद्य यंत्र की कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने इसे आपको दिखाया है। अब आप देखिए नीचे, अगर आप इनके दाएं हाथ की ओर देखें और बाएं हाथ की ओर देखें तो एक बड़ा सा गोल मटका नुमा इसके सिरे पर है और इसके नीचे की ओर भी बहुत बड़ा सा मटके नुमा है, उसके ऊपर ये जो तार हैं वो लगाया हुआ है। इस तरह से इस वीणा को बजाते हैं। अब आपको याद आ गया होगा कि इसी तरह का एक जंतर होता है जिसे गले में डाल करके जो है बजाया जाता है और वीणा का आरंभिक रूप है। यानी मेरा जो दिखाने का मतलब है वो ये है कि वो जो वाद्य यंत्र है ये कैसा दिखाई देगा, यानी दोनों ओर से आपको देखेंगे आप तो मटके नुमा आपको ये दिखाई देगा। गले में एक डोरी डाल करके इसको लटकाया जाता है और फिर खड़े होकर के इसे बजाया जाता है। अगली जो तस्वीर है वो मैं आपको दिखाती हूँ। इस चित्र में आप वीणा को देख रहे हो और इसे बजा रहे हैं राष्ट्रपति रह चुके हैं भारत के एपीजे अब्दुल कलाम साहब। वीणा वादक थे, बहुत अच्छी वीणा ये बजाते थे, संगीत का इनको शौक था। तो इस तरह की जो वीणा है वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जो जंतर वाद्य यंत्र है वो भी इसी तरह का होता है। इस वाद्य यंत्र को यहाँ पर गोद में रखकर नीचे बैठ कर के आराम से बजा रहे हैं, तो ये दिखने में ये ऐसा रहेगा, ये सेम ऐसा दिखेगा भी नहीं, लेकिन होता ये कैसा है, ये इसी का जैसा दिखाई देता है जंतर, जिसमें 5 से 6 तार लगे हुए होते हैं
और यहाँ पर दोनों ओर आप देखोगे तो ऊपर की ओर आपको ऐसा मटके नुमा सा ऐसा ये दिखाई देगा वाद्य यंत्र। और बगड़ावतों की कथा कहने के लिए गुजर भोप के द्वारा ये बजाया जाता है। अब एक तीसरी जो फोटो है वो और हम देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो है जंतर है, ये इसका असली रूप है, लेकिन मैंने आपको इसलिए वो बताया ताकि आपको ये जो वाद्य यंत्र है वो याद रह जाए, इसकी बनावट, इसका आकार जो है वो आपको याद रह जाए। अब आपने देखा वीणा का जैसा ही होता है, दोनों ओर आपको मटके नुमा ये आपको दिखाई दे रहा है, और इस व्यक्ति ने गले में दोनों ओर से इसको बांध करके गले में लटकाया हुआ है। खड़े होकर के इस वाद्य यंत्र को जो है बजाया जाता है, जैसा मैंने आपको बार बार बताया। 5 से 6 तार इसके अंदर लगे हुए थे। और बगड़ावतों की कथा कहने वाले जो गुजर भोपो हैं वो इसको काम में लेते हैं। तो अब आपको ये जो वाद्य यंत्र है वो याद रह जाएगा। आकार आपको समझ सकते हैं, आप वीणा का आरंभिक रूप कह सकते हैं। वीणा जैसा ही ये दिखाई देगा, दोनों ओर से आप देखें मटके नुमा दिखाई देता है। बीच में एक लंबी सी लकड़ी होती है, इस लकड़ी के बीच में एक खूंटी होती है, और उसके बीच में आप देखें तो उनके ऊपर से होते हुए ये जो तार हैं वो बांधे जाते हैं। तार कितने होते हैं? 5 या 6 तार होते हैं। वीणा के समान होता है, ये मेरा बताने का उद्देश्य था, और इसलिए मैंने आपको ये बताया ताकि ये आपको याद रह जाए कि ये कैसा दिखाई देता है। आपको याद होगा जब हमने गुप्त काल पढ़ा था, गुप्त काल में मैंने आपको बताया था कि समुद्रगुप्त जो थे वो खुद ही एक उत्तम कोटि का वीणा वादक था। तो इस तरह से आपको ये याद रह जाएगा कि जो ये जंतर वाद्य यंत्र है वो कैसा दिखाई देता है, किस व्यक्तियों के द्वारा ये बजाया जाता है, कब बजाएंगे, इसकी जो विशेषता है वो क्या होती है, दिखने में ये कैसा लगता है। तो इम्पोर्टेंट है जंतर वाद्य यंत्र। अगला जो वाद्य यंत्र है वो है रावण हत्ता। इसकी क्या विशेषता है, इसके अंदर कितने तार होते हैं, किस तरह से इसकी आकृति होती है, और इसे कब कब बजाएंगे, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। कि जो रावण हत्ता है वो आधा नारियल होता है, बड़ा वाला जो आधा नारियल होता है, आपने देखा भी होगा कई व्यक्तियों ने इसे रावण हत्ते को। तो बड़ा वाला जो नारियल होता है उसके आधे भाग पर, यानी उसकी जो कटोरी नुमा होती है, वो जो आपने कभी नारियल को तोड़ा हो और उसका एक आधा भाग कटोरी नुमा निकल जाता है, उस कटोरी नुमा जो नारियल है उस पर चमड़ा जो है मंडा जाता है, आप याद रखें। फिर एक बांस की डंडी पर तार लगा करके खूंटी बांध देते हैं, यानी कि 9 तार वाली खूंटी। यानी इसमें जो रावण हत्ता है उसके अंदर कितने तार लगे हुए होते हैं? 9 तार होते हैं। और इसे बजाएंगे कैसे? तो बजाते हैं गज की सहायता से। और एक धनुष नुमा होती है, एक लंबी डंडी नुमा भी होती है। तो उस पर ये उसके ऊपर कोने पर आप देखना घुंघरू जो है उस पर बंधे होते हैं, और हाथ की जो ठुमक के साथ जब ये इसे बजाते हैं तो उसका जो सुर है और घुंघरू की जो लय है वो बहुत ही अच्छी बैठती है, सुनने में बड़ा आनंद आता है। और अगर हम इसके गज की बात करें, यानी जिस डंडी से इसको बजाया जाता है उसका जो आकार होता है वो कैसा होता है? धनुष के आकार का जैसा होता है। और इसकी गज के अंदर घोड़े की पूंछ के जो बाल हैं वो बंधे हुए होते हैं। अच्छा, दूसरी बात, इसे कौन कौन से लोग जो है वो बजाते हैं? तो पापू जी और डूंग जी, जवार जी के जो भोपे होते हैं उनके द्वारा इसे बजाया जाता है। तो इम्पोर्टेंट है जो रावण हत्ता है वो जो वाद्य यंत्र है उसको उसकी जो आकृति है वो कैसी होती है, किससे मंड करके ये मनाया जाता है, इसमें कितने तार होते हैं, और इसकी जो गज होती है वो कैसी होती है। हम चित्र में भी देखेंगे तो आपको ये आसानी से ये याद हो जाएगा, क्योंकि चित्रों के माध्यम से अगर हम इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे तो भूलने का सवाल ही नहीं होता कि आप इसे भूल जाएं। इस चित्र में आप देख रहे हो रावण हत्ता। नीचे मेरा दिखाने का मकसद यही है कि ये जो कटोरी नुमा है, यानी नारियल का जो एक आधा कटा हुआ भाग होता है, उस भाग के ऊपर चमड़ा मंडा दिया जाता है, यानी चमड़े से उसको ढक दिया जाता है। फिर उसके ऊपर आप देखें यहाँ पर ऊपर खूंटी लगी हुई है, इन खूंटियों पर जो ये तार है वो बांध दिए जाते हैं, और फिर इसे इस गज की सहायता से बजाया जाता है। जो ये धनुष नुमा आप ये गज देख रहे हो, ये एक लंबी सी डोरी से ये धनुष नुमा आकार की गज जो है वो बनी हुई है। इस पर घोड़े की पूंछ के जो बाल हैं
वो लगे हुए हैं और इन तारों को इस गज की सहायता से बजाया जाता है। ऊपर की ओर से देखना, कई जो गज होती है उसके अंदर घुंघरू बंधे हुए होते हैं और हाथ की ठुमक के साथ जब इसे बजाते हैं तो ऐसा लगता है कि इसकी लय पर कोई जो है नृत्य कर रहा है या कोई डांस कर रहा होता है, ऐसा प्रतीत होता है जब हम इस वाद्य यंत्र की आवाज़ को सुनते हैं। तो ये जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा वाद्य यंत्र है? रावण हत्ता। इसकी विशेषताओं के बारे में मैंने आपको बताया। साथ ही साथ इनके जो भोपे हैं, कौन से? पापू जी के और डूंग जी जवार जी के जो भोपे हैं वो इसे जो है बजाते हैं, काम में लेते हैं। तो इस तरह से ये जो वाद्य यंत्र है वो कौन सा वाद्य यंत्र हुआ? रावण हत्ता। तो अब आप भूलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इसका जो नीचे का जो भाग है वो नारियल की जो कटोरी निकलती है उसके ऊपर चमड़ा को मंड करके ये बनाया जाता है और धनुष के आकार की गज, उस गज के अंदर घोड़े की पूंछ के बाल होते हैं, उससे इन तारों को बजाया जाता है। बड़ा मधुर संगीत जो है इससे निकलता है। अगला जो वाद्य यंत्र है वो है तंदूरा। इसकी क्या विशेषता होती है? तंदूरा जो दिखाई देगा वो तानपुरे का छोटा रूप होता है। यानी तानपुरा कैसा होता है? प्रश्न ये बनता है। देखिए, शास्त्रीय संगीत के जब भजन की कोई संध्या आपने देखी हो या कोई शास्त्रीय संगीत या कोई भजन जब गाता है तो उसके पीछे कोई व्यक्ति एक लंबा सा जो है यूँ कह सकते हैं वीणा के रूप में आपको दिखाई देगा। यानी उसके ऊपर उसकी जो आकृति है वो एक लंबा सा जो तुम्बा होता है लकड़ी का और नीचे से मोटा उसकी आकृति होती है, उसमें लंबे तार लगे हुए होते हैं और व्यक्ति उसे एक उंगली से बजाता है, धीरे धीरे एक एक तारों को वो बजाता है। कभी आपने देखा होगा, हो सकता है आपको याद आ जाए और चित्र के माध्यम से भी हम देख लेंगे। तो उसी का एक छोटा रूप होता है तंदूरा, जिसके अंदर 4 तार लगे होते हैं, जिसे चौतारा भी कहा जाता है। बहुत सारे इसके नाम हैं और ये पूरी तरीके से लकड़ी का ही बना हुआ होता है। कामड़ जाति या फिर भजन गाने वाले लोग जो है इसे बजाते हैं। अब बात करते हैं कि सबसे पहली बात है कि तानपुरा कैसा होता है। उस तानपुरे का ही छोटा रूप होता है तंदूरा। यहाँ पर हम बात कर रहे थे तंदूरा वाद्य यंत्र की, लेकिन यह तानपुरे का छोटा रूप होता है। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि तानपुरा कैसा होता है। देखिए, इस तरह का ये तानपुरा होता है, जैसा मैंने आपको बताया था कि वीणा के आकार की आकृति लिए हुए होता है, एक लंबा सा, लेकिन ऊपर इसकी जो आकृति वो वीणा के आकार की नहीं होती है। ऊपर से ये बिल्कुल एक तुम्बे नुमा एक लंबी जो लकड़ी होती है वो लगी हुई होती है, उस पर जो है तार लगे हुए होते हैं और इसे एक व्यक्ति जो है एक हाथ से ही बजा लेता है। ऐसा तानपुरा है, लेकिन इसी का जो छोटा रूप होगा वो क्या होता है? तंदूरा। तो ये पूरी तरह से लकड़ी का बना हुआ है, वो भी पूरी तरीके से लकड़ी का बनाया जाता है। तो मेरा जो बताने का मतलब है वो यही है कि आप इसे देख करके उसकी जो आकृति, जो इमेज है वो आप कर सकते हैं कि वो कैसा दिखाई देगा। वो इसकी तरह ही दिखाई देगा, लंबा सा, नीचे से इसी तरह की आकृति होती है गोल, और एक लंबी लकड़ी होती है, उस पर ये जो तार हैं वो लगे हुए होते हैं और उंगली की सहायता से इसे बजाया जाता है। जिस वाद्य यंत्र की हम बात करने जा रहे हैं वो है भपंग। भपंग क्या है, इसकी क्या विशेषता होती है और किन लोगों के द्वारा ये वाद्य जो यंत्र है वो बजाया जाता है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो भपंग की जो आकृति है या उसकी जो शेप है वो दिखाई देगी कैसी? आपने शिव जी का डमरू देखा है? कभी आपने डमरू देखा होगा। डमरू जो होता है वो उसके ऊपर डमरू में दोनों तरफ से चमड़ा जो है वो मंडा हुआ होता है। आपने अगर डमरू देखा हो तो डमरू के दोनों तरफ चमड़ा जो है मंडा हुआ होता है, जबकि भपंग में एक तरफ जो चमड़ा है वो मंडा होता है। यानी डमरू की जैसा डमरू होता है वैसी की वैसी सेम इसकी जो आकृति है वो होती है, लेकिन इसकी एक और सिरे पर, यानी कि एक तरफ आप कह सकते हैं एक तरफ चमड़ा मंडा होता है, उसमें एक छेद कर देते हैं और उसमें या तो एक जानवर की आंत का जो तार होता है या फिर यूँ कह लीजिए आप प्लास्टिक की डोरी भी कहीं कहीं डली हुई मिलती है और उस डोरी को एक सिरे पर बांध करके, यानी उसमें लकड़ी का एक टुकड़ा बांध देते हैं। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि प्लास्टिक की डोरी होती है, उस डोरी के सिरे पर लकड़ी का एक टुकड़ा बांध देंगे।
फिर इसे कैसे बजाएंगे, इसका बजाने का जो तरीका क्या होगा, तो देखिए इसके अगर आप राइट हैंडर हैं तो आप लेफ्ट हैंड में इसे पकड़ेंगे, अपने बॉडी के साथ इसे टच करेंगे, यानी कि कांख में दबा करके इस, और उसी हाथ की, यानी जिस हाथ से आपने इसे दबाया है उसी हाथ से आप इसकी डोरी को खींच कर रखेंगे और आपकी दाएं हाथ से इस लकड़ी के टुकड़े से इसे बजाते हैं। और काफ़ी प्राचीन वाद्य यंत्र है, कई पीढ़ियों से कई लोग जो है इस वाद्य यंत्र को बजाते हुए आ रहे हैं और कई लोग इसको संरक्षण भी देते हैं। उनके दादा भी बजाते आ रहे थे और आज उनकी जो पीढ़ी है, कई पीढ़ियों से ये जो वाद्य यंत्र है भपंग, उसको कई पीढ़ी जो है बजाती हुई आ रही है। और मेव लोगों में ये जो वाद्य यंत्र है वो काफ़ी प्रचलित है। कभी आपको मौका मिले भपंग की आवाज़ को सुनने का तो बहुत ही अच्छा वाद्य यंत्र है। इसे बजाने वाले जो होते हैं वो काफ़ी मेहनत से इसे बजाते हैं, लेकिन सुनने वाला जो है इसकी आवाज़ को सुन करके मंत्रमुग्ध हो जाता है। देखिए दिखता कैसा है, इसकी आकृति कैसी होती है, जैसा मैंने आपको बताया है, एक इमेज मैंने आपके सामने बनाने की कोशिश करी है, लेकिन फिर भी हम इसे देख लेते हैं कि ये कैसा दिखाई देता है। भपंग वाद्य यंत्र है, जैसा कि मैंने आपको एक इमेज पहले भी पढ़ाते वक्त बताया था कि इसकी जो आकृति है वो डमरू के समान होती है। डमरू में तो दोनों सिरों पर चमड़ा मंडा होता है, लेकिन यहाँ पर इसके एक और ही सिरे पर जो चमड़ा है वो मंडा हुआ होता है। एक तरफ से आप देख रहे हो कि ये खुला भाग है, यानी इसका जो एक तरफ का जो मुंह है वो खुला है। जिस भाग पर चमड़ा लगाया गया है उसके बीचों बीच से एक छेद कर करके प्लास्टिक की डोरी या यूँ कह लीजिए किसी जानवर की आंत का जो तार है वो बांध करके निकाला जाता है। और सामने आप देख रहे हो लकड़ी का एक गुट्टा है जिसके बीच में इस तार को फंसाया गया है। इसे कांख में दबा करके जो है बजाया जाता है। एक हाथ से डोरी को ढीला या इसको खींच करके रखा जाता है और दूसरे हाथ से लकड़ी के टुकड़े से बजाया जाता है। वाद्य यंत्र है, बहुत ही महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है भपंग। इसकी आकृति के बारे में मैंने बता दिया आपको। और मेव लोगों में ये वाद्य यंत्र जो है काफ़ी प्रचलित है। इस वाद्य यंत्र को भी आपने देखना कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है इसे बजाते हुए आ रहे हैं। इसका जो संगीत है वो काफ़ी सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो तत्वाद्य यंत्रों के बारे में मैंने आपको बताया। आज के इस टॉपिक में बस इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये जो यंत्रों से संबंधित जो टॉपिक था वो कैसा लगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।